चैप्टर 27। अगले दिन डॉक्टर ने सबसे पहले बैरोमीटर की जांच की। उसने पाया कि पारे में कोई खास गिरावट नहीं आई है। कुछ नहीं, वह बुदबुदाया, कुछ नहीं। वह कार से बाहर निकला और मौसम का जायजा लिया। वही गर्मी थी, वही बादल रहित आकाश, वही निर्दयी सूखा। उन्होंने पीड़ा में कहा, तो क्या हमें निराशा के आगे झुक जाना चाहिए? जो ने अपने होंठ नहीं खोले। वो अपने विचारों में डूबा हुआ था और अपने प्रस्तावित अभियान की योजना बना रहा था। कैनेडी बहुत बीमार महसूस कर रहे थे और घबराहट के कारण बेचैन थे। प्यास से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी और उनकी सूजी हुई जीभ और होंठ मुश्किल से एक शब्द भी बोल पा रहे थे। अभी भी कुछ बूंदें पानी की बची हुई थीं। उनमें से हर कोई यह जानता था और हर कोई इसके बारे में सोच रहा था और खुद को उनकी ओर आकर्षित महसूस कर रहा था, लेकिन तीनों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे तीनों व्यक्ति, जो मित्र और साथी थे, एक दूसरे पर अपनी थकी हुई निगाहें गड़ाए हुए थे और उनमें तीव्र लालसा की भावना थी, जो उस दृढ़ स्कॉट व्यक्ति में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी, जिसका सशक्त शरीर इन अस्वाभाविक अभावों के आगे सबसे पहले झुक गया था। दिन भर वो विह्वल रहता, इधर उधर घूमता, कर्कश स्वर में चिल्लाता, अपनी मुठियां चबाता तथा अपनी नसें खोलकर अपना ही गर्म खून पीने को तैयार रहता। आह, वह चिल्लाया, प्यास की भूमि, तुम्हें निराशा की भूमि कहा जा सकता है। अंततः वह पूरी तरह से परास्त होकर गिर पड़ा और उसके मित्रों को उसके सूखे और सूजे हुए होठों के बीच से उसकी सांस की फुफकार के अलावा कोई अन्य ध्वनि सुनाई नहीं दी। शाम के समय जो को बेहोशी छाने लगी। रेत का विशाल विस्तार उसे एक विशाल तालाब जैसा लगा, जो साफ और स्वच्छ पानी से भरा हुआ था, और एक से अधिक बार वह लंबे घूंट पीने के लिए तपती हुई बंजर भूमि पर कूद पड़ा और फिर से उठ खड़ा हुआ। उसका मुंह गर्म धूल से भरा हुआ था। लानत है इस पर, वह पागलपन में चिल्लाया, ये कुछ नहीं बल्कि खारा पानी है। फिर जब फर्ग्यूसन और कैनेडी वहां निश्चल पड़े थे, तो उनके अंदर पानी की आखिरी बूंदें पीने की अदम्य इच्छा जाग उठी। स्वाभाविक प्रवृत्ति बहुत प्रबल साबित हुई। वह घुटनों के बल कार की ओर बढ़ा। उसने कीमती तरल पदार्थ से भरी बोतल को घूरा। उसने एक जंगली, उत्सुक नजर डाली, कीमती तरल पदार्थ को पकड़ा और उसे अपने होठों से लगा लिया। उसी क्षण उसने अपने पास एक हृदय विदारक चीख सुनी, पानी, पानी। ये कैनेडी था, जो रेंग कर उसके करीब आया था और घुटनों के बल बैठकर दयनीय ढंग से रो रहा था। जो स्वयं भी रो रहा था, उस बेचारे को बोतल थमा दी और कैनेडी ने बड़ी जल्दबाजी में आखिरी बूंद भी पी ली। धन्यवाद, वह भारी स्वर में फुसफुसाया, लेकिन जो ने उसे नहीं सुना, क्योंकि दोनों ही बेहोश होकर रेत पर गिर पड़े थे। उस भयावह रात में क्या हुआ, यह उनमें से किसी को भी नहीं पता, लेकिन मंगलवार की सुबह सूर्य की गर्मी की बौछारों के कारण उन अभागे लोगों को लगा कि उनके अंग धीरे धीरे सूख रहे हैं, और जब जो ने उठने का प्रयास किया तो उसे यह असंभव लगा। उसने अपने चारों ओर देखा। कार में डॉक्टर पूरी तरह से अभिभूत था, अपनी छाती पर हाथ रखे बैठा था, अंतरिक्ष में किसी काल्पनिक बिंदु पर मूर्खतापूर्ण स्थिरता से देख रहा था। कैनेडी को देखना भयानक था। वो पिंजरे में बंद जंगली जानवर की तरह अपना सिर दाएं से बाएं घुमा रहा था। अचानक उसकी नज़र अपनी राइफल के बट पर पड़ी, जो कार के रिम के ऊपर निकला हुआ था। आह, वह चिल्लाया और अलौकिक प्रयास से खुद को ऊपर उठाया। हताश और पागल होकर उसने हथियार छीन लिया और नली को अपने मुंह की ओर मोड़ लिया। कैनेडी, जो ने अपने दोस्त पर खुद को फेंकते हुए चिल्लाया, छोड़ दो, हाथ मत लगाओ। स्कॉट ने कर्कश आवाज में विलाप किया और फिर दोनों ने राइफल के लिए हताश होकर संघर्ष किया। छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, कैनेडी ने दोहराया, लेकिन जो उससे और भी ज्यादा जोर से लिपट गया, और वे कई सेकंड तक डॉक्टर की नजरों से बचकर इस तरह लड़ते रहे, जब अचानक राइफल चल गई। गोली चलने की आवाज सुनकर डॉक्टर एक भूत की तरह सीधा खड़ा हो गया और अपने चारों ओर घूरने लगा। लेकिन अचानक ही उसकी निगाहें और अधिक सजीव हो गईं। उसने अपना हाथ क्षितिज की ओर बढ़ाया और ऐसी आवाज में जो अब मानवीय नहीं रह गई थी, चिल्लाया, वहां से। चीख में इतना भयानक बल था कि कैनेडी और जो ने एक दूसरे को छोड़ दिया
और दोनों ने डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए देखा। मैदान तूफान के प्रकोप से हिलते समुद्र की तरह व्याकुल था। धूल के अंधा कर देने वाले बादलों के बीच रेत के गुब्बारे एक दूसरे पर उछल रहे थे। एक विशाल स्तंभ दक्षिण पूर्व से हवा में प्रचंड वेग से उनकी ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। सूरज बादलों के एक अपारदर्शी आवरण के पीछे लुप्त हो रहा था, जिसका विशाल अवरोध क्षितिज तक फैला हुआ था, जबकि महीन रेत के कण तरल कणों की तरह सहजता से एक दूसरे के साथ फिसल रहे थे और बढ़ती धूल का ज्वार हर सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। फर्गुसन की आंखों में ऊर्जावान आशा की किरण चमक उठी। सिमूम, उन्होंने कहा। सिमूम, जो ने दोहराया, बिना ये जाने कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत अच्छा है, कैनेडी ने निराशा की कड़वाहट के साथ कहा। ये बहुत अच्छा है, हम मर जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि हम जीवित रहेंगे। और ये कहते हुए उन्होंने तेजी से कार पर लगी रेत को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अंततः उसके साथियों को उसकी बात समझ में आ गई और वे उसके पास अपनी जगह पर बैठ गए। और अब, जो, डॉक्टर ने कहा, अपना 50 पाउंड अयस्क वहां फेंक दो। जो अब हिचकिचाया नहीं, हालांकि उसे अभी भी पछतावा महसूस हो रहा था। गुब्बारा तुरंत ऊपर की ओर बढ़ने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब सही समय आ गया है। वास्तव में, सिमूम बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और एक पल बाद ही गुब्बारा चूर चूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, नष्ट हो गया। भयानक बवंडर लगभग उस पर था और उस पर पहले से ही तूफान से उड़ी रेत की बौछारें गिर रही थीं। और अधिक गिट्टी निकालो, डॉक्टर चिल्लाया। वहां, जो ने क्वार्ट्ज का एक बड़ा टुकड़ा फेंकते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही विक्टोरिया तेजी से घूमते हुए स्तंभ की सीमा से ऊपर उठ गया, लेकिन इसके कारण उत्पन्न वायुमंडल के विशाल विस्थापन में फंसकर वह अकल्पनीय गति से इस झागदार समुद्र के ऊपर चला गया। तीनों यात्री कुछ नहीं बोले। वे देखते रहे, आशा करते रहे और तूफान की सांसों से तरोताजा भी महसूस करते रहे। लगभग 3 बजे बवंडर थम गया, रेत पुनः रेगिस्तान पर गिरने लगी, जिससे असंख्य छोटी छोटी पहाड़ियां बन गईं और आकाश पुनः अपनी पूर्व शांति में लौट आया। गुब्बारा, जो फिर से अपनी गति खो चुका था, एक मृद्यान के सामने तैर रहा था, जो कि रेतीले महासागर की सतह पर हरे पेड़ों से जड़ी एक प्रकार की टापू थी। पानी, हम वहां पानी ढूंढ लेंगे, डॉक्टर ने कहा। और तुरंत ऊपरी वाल्व खोलकर उसने कुछ हाइड्रोजन को बाहर निकलने दिया और धीरे धीरे नीचे उतरा और मृद्यान के किनारे से लगभग 200 फीट की दूरी पर जमीन पर उतर गया। 4 घंटे में यात्रियों ने 240 मील की दूरी तय कर ली थी। कार को तुरंत संतुलित किया गया और कैनेडी, जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, बाहर कूद पड़ा। अपनी बंदूकें साथ ले जाओ, डॉक्टर ने कहा। अपनी बंदूकें साथ ले जाओ और सावधान रहो। डिक ने अपनी राइफल थाम ली और जो ने पक्षियों के शिकार के लिए एक हथियार ले लिया। फिर वे तेजी से पेड़ों की ओर बढ़े और ताजी हरियाली के नीचे गायब हो गए, जो प्रचुर मात्रा में झरनों की उपस्थिति की घोषणा कर रही थी। जब वे जल्दी से आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने नम मिट्टी में यहाँ वहाँ कुछ बड़े पैरों के निशान और कुछ जीवित प्राणियों के ताज़ा पैरों के निशानों पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक, उनसे 20 कदम की दूरी पर एक धीमी गर्जना सुनाई दी। शेर की दहाड़, जो ने कहा। अच्छा हुआ, उत्साहित शिकारी ने कहा, हम उससे लड़ेंगे। जब लड़ाई की बात होती है तो आदमी ताकतवर महसूस करता है। लेकिन सावधान रहें, मिस्टर कैनेडी, सावधान रहें। सभी का जीवन एक के जीवन पर निर्भर करता है। लेकिन कैनेडी ने अब उसे नहीं सुना। वो आगे बढ़ रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसकी राइफल को कोक किया गया था। अपनी दुस्साहसिक जल्दबाजी में उसे देखकर डर लग रहा था। वहां, एक ताड़ के पेड़ के नीचे एक विशाल काले बालों वाला शेर खड़ा था, जो अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए झुका हुआ था। मुश्किल से उसे शिकारी की एक झलक मिली थी जब वो हवा में उछला, लेकिन उसने जमीन को छुआ ही नहीं था कि एक गोली उसके दिल को चीरती हुई निकल गई और वह मृत अवस्था में धरती पर गिर पड़ा। हुर्रे, हुर्रे, जो ने अत्यधिक उल्लास के साथ चिल्लाया। कैनेडी कुएं की ओर दौड़ा, भीगे हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक ताजे झरने के किनारे पूरी लंबाई में कूद पड़ा, जिसमें उसने अपने सूखे होंठ डुबोए।
जो ने भी ऐसा ही किया और कुछ मिनटों तक सिर्फ उनके मुंह से निकलने वाली आवाजें ही सुनाई दी, जो इंसानों से ज्यादा पागल जानवरों की तरह पी रहे थे। ध्यान रखें, मिस्टर कैनेडी, जो ने आखिरकार कहा, हमें इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा, लेकिन कैनेडी ने बिना कुछ कहे ही पीना जारी रखा। उसने अपने हाथ और फिर सिर भी पानी में डुबो दिया। वह इसकी ठंडक का भरपूर आनंद ले रहा था। लेकिन डॉक्टर, जो ने कहा, हमारे मित्र डॉक्टर फर्ग्यूसन। उस एक शब्द ने कैनेडी को याद दिलाया और वह जल्दी से अपने साथ लाया हुआ कुप्पी भरकर कुएं की सीढ़ियों पर दौड़ने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि एक अपारदर्शी शरीर उसके रास्ते में खड़ा है, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ। जो कैनेडी के पीछे पीछे था, उसके साथ पीछे हट गया। हम फंस गए हैं। असंभव। इसका क्या मतलब है? डिक के पास अपनी बात खत्म करने का समय नहीं था। एक भयानक दहाड़ ने उसे तुरंत यह एहसास करा दिया कि उसका सामना किस दुश्मन से होने वाला है। एक और शेर, जो चिल्लाया। कैनेडी ने कहा, बल्कि शेरनी। आह, क्रूर जानवर। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें एक पल में निपटा दूंगा। और तेजी से अपनी राइफल को फिर से लोड किया। अगले ही क्षण उसने गोली चला दी, लेकिन जानवर गायब हो चुका था। आगे बढ़ो, कैनेडी चिल्लाया। नहीं, दूसरे ने बीच में कहा, उस गोली से उसकी मौत नहीं हुई। उसकी लाश सीढ़ियों से लुढ़ककर नीचे आ गई होगी। वो वहां ऊपर है। जो भी हम में से सबसे पहले आएगा, उस पर झपटने के लिए तैयार है, और वह खोया हुआ आदमी होगा। लेकिन हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना होगा और डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जानवर को फंसाते हैं। मेरी बंदूक ले लो और अपनी राइफल मुझे दे दो। आपकी योजना क्या है? आप देखेंगे। और जो ने अपनी लिनेन जैकेट उतारी, उसे राइफल के सिरे पर लटकाया और सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर की ओर धकेल दिया। शेरनी ने खुद को उस पर गुस्से से फेंक दिया। कैनेडी उसके लिए सतर्क था, और उसकी गोली ने उसके कंधे को तोड़ दिया। शेरनी, पीड़ा की एक भयानक चीख के साथ, सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई और जो को गिरा दिया। बेचारे ने कल्पना की कि वह पहले से ही अपने शरीर में जंगली जानवर के विशाल पंजे महसूस कर सकता है, जब संकीर्ण मार्ग में दूसरा विस्फोट हुआ और डॉक्टर फर्ग्यूसन अपनी बंदूक हाथ में लिए ऊपर के उद्घाटन पर दिखाई दिए, और अभी भी विस्फोट से धुआं निकल रहा था। जो अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया, मृत शेरनी के शरीर पर चढ़ गया और स्पार्कलिंग पानी से भरा फ्लास्क अपने मालिक को सौंप दिया। इसे अपने होठों तक लाना और एक घूंट में इसे आधा खाली करना एक पल का काम था, और तीनों यात्रियों ने अपने दिल की गहराई से उस ईश्वर को धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें इतने चमत्कारिक ढंग से बचाया था।